जी बेटा, पैरा कोर है हमारे पास। ठीक है, सरफेस टेंशन हमारे पास आपको पता है इनवर्ड फोर्स की वजह से होती है, जो कि मॉलिक्यूल्स की सरफेस पर एक्ट कर रही होती है। तो सरफेस टेंशन हम कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, सरफेस टेंशन उसके स्ट्रक्चर पे, उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। 1923 में मैक्लिओड ने एक रिलेशनशिप निकाला, बेसिक रिलेशनशिप निकाला बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, इसके दरमियान रिलेशनशिप निकाला जिसमें उसने कहा गैमा 1/4 पावर डी माइनस डी। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और स्मॉल डी क्या है? डेंसिटी उसी लिक्विड की किसमें? वेपर फेस में। तो ये उसने ये निकाला, और सजन ने क्या किया कि सजन ने मैक्लिओड का रिलेशनशिप किसके साथ मल्टीप्लाई किया? मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई किया, और न्यू उसे नाम दिया पैराकोर। ठीक है, इसी रिलेशनशिप को m से मल्टीप्लाई किया, m गैमा रेज टू पावर 1/4 कैपिटल D माइनस स्मॉल d डेंसिटी, और डेंसिटी वेपर फेज में, तो उसने इसको क्या कहा? mc, एक न्यू पैरामीटर। c क्या है? कांस्टेंट है, तो mc इसको उसने पैराकोर कहा। तो ये पैराकोर बेटा, अगर हम कहें d वेपर फेज की जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वेपर फेज होता है वो बहुत कम होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे डेंसिटी वेपर फेज की नेग्लिजिबल होती है, तो हम इसे हटा सकते हैं। तो ये हमारा फैक्टर क्या कहलाएगा? P, पैराकोर कहलाता है। और हम देखें बेटा m/d ये मोलर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। ठीक है, तो अगर हम इसे Vm पुट करें, Vm गैमा रेज टू पावर 1/4, ये भी पैराकोर कहलाता है। और जब हम पैराकोर को हम सरफेस टेंशन को जब हम यूनिटी करें तो फिर क्या होता है? सरफेस टेंशन अगर यूनिटी है, जिस टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन यूनिटी हो उस टेम्परेचर पर मोलर वॉल्यूम पैराकोर के बराबर होता है। ठीक है, इफ़ सरफेस टेंशन गैमा इज़ यूनिटी देन गैमा इज इक्वल टू 1 हो, तो हम पैराकोर को हम मोलर वॉल्यूम के ज़ुमरे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है पैराकोर की, जिसमें हम कह सकते हैं मोलर वॉल्यूम किसी भी लिक्विड का मोलर वॉल्यूम उस टेम्परेचर पर जिस पर उसकी सरफेस टेंशन यूनिटी कहलाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? मोलर वॉल्यूम किसी भी लिक्विड का उस टेम्परेचर पर जिस पर उसकी सरफेस टेंशन यूनिटी हो। ठीक है, पैराकोर क्या है बेटा? एक स्ट्रक्चरल पैरामीटर भी है हमारे पास, क्योंकि डिपेंड करता है किस पर? मॉलिक्यूलर मासेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम मुख्तलिफ टेबल में देखेंगे कि चीज़ों के स्ट्रक्चर निकालने हो तो हम उनकी पैराकोर की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्ट्रक्चरल पैराकोर कहते हैं। तो हमारे पास कुछ इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। कार्बन के लिए 2 साइंटिस्ट ने वैल्यूज़ दी पैराकोर की, जहाँ पर भी कार्बन मौजूद होगा वो इतनी वैल्यू देगा अपने स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन में। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसी तरह से सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, रिंग है 3, 4, 5 मेंबर, हर एक की पैराकोर के लिए अपनी एक वैल्यू है जो कि वो उसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हमारी हेल्प करता है। डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन या स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जब बेंजीन का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए उसकी पैराकोर वैल्यू देखी गई कि उसकी पैराकोर वैल्यू टोटल कितनी है, और अगर हम उसके स्ट्रक्चर को सपोज कर रहे हैं कि उसमें 6 कार्बन एटम है, एक कार्बन की 8.6 वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई किया इतनी, अगर उसके अंदर 6 हाइड्रोजन है, बिकॉज अगर उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन मौजूद होगा। टोटल 6 हाइड्रोजन हुए, पैराकोर की वैल्यू इतनी। और अगर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड के लिए पैराकोर की वैल्यू हमने यहाँ से देख ली, और अगर 6 मेंबर रिंग है तो उसके लिए भी पैराकोर की वैल्यू देखी गई, और सारी वैल्यूज़ को सम किया गया तो हमारे पास ये 206 पैराकोर निकला, और एक्सपेरिमेंट किया गया तो भी 206 वैल्यू ही निकली, जो कि इस कैक्यूल के फॉर्मूले के साथ एग्रीमेंट में थी। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर सकते हैं। फिर हम उनके दरमियान वैलेंसी वाले बॉन्ड्स डिसाइड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल NO2 की वैलेंसी क्या है, नाइट्रोजन की वैलेंसी NO2 में क्या है। ठीक है, तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो NO2 के लिए प्रपोज किए गए, और उनकी डबल बॉन्ड्स के हिसाब से इसमें 5 बॉन्ड्स बनते हैं, 2 डबल बॉन्ड वाले और एक सिंगल बॉन्ड वाले, तो इन सब की वैल्यूज़ डाल के पैराकोर की वैल्यू कैलकुलेट की गई। इसी तरह इसकी वैल्यू, इसी तरह ये और NO2 की जो
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट की गई वो सेकेंड स्ट्रक्चर के साथ एग्री कर रही थी, यानी कि हमारे पास 73 निकली। ठीक है, तो सेकेंड स्ट्रक्चर फेवरेबल हो रहा था। 2 डबल बॉन्ड्स हैं और एक सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी, और ये जो हमारे पास ये बॉन्ड बनता है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स वेरीफाई हो सकते हैं। सिंगलेट स्ट्रक्चर यानी जो वो बॉन्ड जो कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम सिंगलेट लिंकेज कहते हैं। ठीक है, सिंगलेट लिंकेज भी पैराकोर के ज़रिए हमारे पास वेरीफाई हुआ। फॉर एग्जांपल PCl5 है, SF6 जैसे कंपाउंड्स हैं, तो उनमें सिंगलेट लिंकेज पाया गया। सिंगलेट लिंकेज क्या है? कोऑर्डिनेट लिंकेज है, फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ इसमें, बजाय के लोन पेयर के। अब सपोज हमारे पास जो है वो फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, इसने हमारे पास 1 2 3 4 5, इसको 5 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। तो हमारे पास जो है वो इसने 5 बॉन्ड्स कैसे बनाता है? 5 इसकी वैलेंसी है, हमारे पास क्या है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया फॉस्फोरस ने, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? एक सिंगल। ठीक है, ये तो शेयर करेंगे, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ये 3, और ये कैसे बनेंगे? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस क्लोरीन को 7 बॉन्ड बनाने में। तो ये 2 हमारे पास सिंगलेट लिंकेज कहलाते हैं। और सिंगलेट लिंकेज के लिए भी पैराकोर की जो वैल्यू हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, इसको लिंक बनाया जा सकता है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल पैराकोर के साथ हम इसे मैच करके। तो हमारे पास ये सिंगलेट लिंकेज वेरीफाई होता है। कैसे? एक्सपेरिमेंटल पैराकोर के ज़रिए हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं।